हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पीछे के वीडियो लेक्चर्स में सिंथेसिस ऑफ कंटेंट्स के वीडियोज को पढ़ रहे थे, तो वो टॉपिक तो खैर उस फिर प्लेलिस्ट में चलता रहेगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि लगभग हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर 9 to 12 बट ऑल्सो जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी टॉपिक की जरूरत होती है। जो टॉपिक होता है ट्रांसलेशन का अनुवाद, अर्थात किस प्रकार से हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है, हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट जो होगा वो ट्रांसलेशन के ऊपर होगा, जहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ों से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म होगा, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वर्ब बी, जिसको वर्ब टू बी भी कहते हैं, और इसके फॉर्म क्या होते हैं, कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाता है, यहाँ से हम लोग इसको सीखना प्रारंभ करेंगे और इसके साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है वर्ब बी, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो वर्ब बी होता है, जिसको हम लोग वर्ब टू बी भी कहते हैं, वर्ब टू बी, ये जो होता है इसके जो फॉर्म होते हैं, जब बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी का फॉर्म होता है इज, एम या आर। तो जब हम लोग प्रेजेंट टेंस में बात यूज करते हैं, जहां पर सिंपल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हम लोग किसी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब। तो वहां पर हमको वर्ब बी का प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या मिलता है, इज मिलता है, एम मिलता है और आर मिलता है। ये तो प्रेजेंट में इसके फॉर्म हो गए हैं। इसी प्रकार जब पास्ट में जाएंगे, तो पास्ट टेंस में वर्ब बी का फॉर्म होता है वाज या वर, वाज या वर होता है। सेम वे में फ्यूचर टेंस में वर्ब बी का फॉर्म होता है विल बी या शैल बी। तो ये हो गया हमारा वर्ब बी का फॉर्म। यहाँ पर जो वर्ब बी होता है वह इन सभी वर्ब का मूल रूप होता है, अर्थात हमको क्या पता चला कि वर्ब बी के फॉर्म क्या क्या होते हैं, इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। तो जो इज, एम आर होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, वाज और वर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, और विल बी, शैल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। और यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने पहले बताया कि हम लोग बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का बिल्कुल प्रारंभिक जो अवस्था होती है, हम लोग वहां से ट्रांसलेशन को करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसी टेंस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। आगे चल के जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जो टेंस के पार्ट होते हैं उनको। तो लेट्स बिगिन। जो हमारा आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीजों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में अर्थात जो वर्तमान को डिनोट करता है, वर्तमान को प्रदर्शित करता है, वही क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। हिंदी में बात करेंगे, हिंदी की जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूं या हो ऐसे शब्द आ जाए, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द आ जाए, वहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग आज प्रेजेंट टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने जस्ट बताया कि जब हमको ट्रांसलेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह नॉलेज होना चाहिए कि जो हिंदी का लिखा गया वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में है, ये हमको पहचानने आना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके पहचान बता रहा हूँ। जब हमको पढ़ना है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस पहचानने का तरीका सीधा सा होगा। प्रेजेंट टेंस को हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे कि हिंदी का जो वाक्य लिखा होगा, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, जहां पर पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया होगा, उसके ठीक पहले अगर है आया हो, हैं आया हो, हूं आया हो या फिर हो आया हो, तो वहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। तो ये बात हो गई हिंदी में पहचानने की। और जब बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब पर, ये जो लिंकिंग वर्ब है इज, एम आर, जो बी के फॉर्म में है, तो इनका प्रयोग कब किया जाता है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाए, तो आई के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं एम का। आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए, ही आ जाए,
ही, सी, इट अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता, तो इनके साथ प्रयोग किया जाएगा इज का। और यदि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए, यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इनके साथ प्रयोग किया जाएगा आर का। यहाँ पर मैंने बताया कि हम एन किसके साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, मतलब ये अकेले है। आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए अथवा कोई ऐसा नाउन हो जो क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि सब्जेक्ट के स्थान पर यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, यानी कि कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तो उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हो गई इज एम आर के प्रयोग की। एम मतलब क्या होता है, एम मतलब होता है हूं, इज मतलब होता है, और आर मतलब क्या होता है या हो, है या हो होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर के अर्थ हो गए, इनके मीनिंग्स हो गए। तो अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो हमने सीख लिया अभी तक कि इज एम आर किसके रूप होते हैं, हमने को पता चला कि इज एम आर वर्ब टू बी के रूप होते हैं प्रेजेंट टेंस में। इज एम आर में इज का एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसके बाद आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये हो गया इज एम आर का प्रयोग। अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन को हम लोग तीन तरीके सीखेंगे। एक ट्रांसलेशन हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का सीखेंगे, एक ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंस का सीखेंगे और एक ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस में। तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो हमको सीखना है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आपको उसके लिए नियम बताता हूं और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को बताता हूं, संरचना कि किस स्ट्रक्चर के बेस पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब भी किसी प्रेजेंट टेंस के वाक्य को हिंदी में जो लिखा गया होगा उसके अंत में क्या आ जाए, ये सिंबल जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम। अगर पूर्ण विराम आ जाएगा तो वहां पर वाक्य की पॉसिबिलिटी दो तरह की हो सकती है पूर्ण विराम आने की केस में। हिंदी के वाक्य बोल रहे हैं, एक होता है कथनात्मक वाक्य, एक होता है आदेशात्मक वाक्य। इंग्लिश में बात करेंगे तो एक होता है असर्टिव और एक होता है इंपरेटिव। तो अभी बात हम लोग इंपरेटिव नहीं कर रहे हैं, अभी बात हम लोग कर रहे हैं असर्टिव के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव नेगेटिव अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य की। तो अर्थात पूर्ण विराम आएगा तो असर्टिव के अकॉर्डिंगली दो तरह के केस बन सकते हैं, एक अफर्मेटिव का एक नेगेटिव का। तो बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो इसको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान सा है। पूर्ण विराम तो देख लेंगे जो ये क्लियर कर देगा कि वाक्य या तो अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है। लेकिन अब कैसे ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि वाक्य में नहीं, हिंदी का वाक्य है, यदि उस वाक्य में ये शब्द नहीं का प्रयोग हुआ हो तो डेफिनेटली वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं का प्रयोग न हुआ हो तब क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। जैसे कि अगर मैं यह बोलूं मोहन एक आलसी लड़का है,
तो इस सेंटेंस को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंत में क्या आ गया है आ गया है। जब है आ गया है तो इसका टेंस क्या बन गया, ये बन गया प्रेजेंट टेंस। ये बात क्लियर होगी। अब देखते हैं यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया, मैंने अभी जस्ट बोला कि हिंदी की जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आएगा तो वहां पर वाक्य दो प्रकार के सकते हैं, या तो अफर्मेटिव, एक और क्या होता है, या तो नेगेटिव अर्थात नकारात्मक। तो उसके लिए क्या होता है, यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तब तो बोलेंगे नेगेटिव है, लेकिन यदि ये शब्द न लिखा गया हो अर्थात नहीं शब्द का प्रयोग न किया गया हो तो क्या हो जाएगा, वो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इस वाक्य में हम लोग देखेंगे इस वाक्य में कहीं भी ये नहीं शब्द नहीं आया हुआ है, अर्थात पूर्ण विराम तो है लेकिन नहीं शब्द का प्रयोग इस वाक्य में नहीं किया गया है। तो ये कौन सा वाक्य बन गया है, ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस क्यों था, क्योंकि इसके में किसका प्रयोग किया गया था, है का प्रयोग किया गया था। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बात हो गई टेंस पहचानने की, टेंस पहचानेंगे लास्ट में प्रयोग किए गए शब्द से सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, पूर्ण विराम देखने के बाद ये देखेंगे कि नेगेटिव वर्ड है या नहीं है। ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना होता है तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग करेंगे इज, एन अथवा आर का, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अदर वर्ड्स का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। तो जैसे कि हमारे पास ये वाक्य था, मोहन एक आलसी लड़का है, तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, मोहन, क्योंकि मोहन के बारे में इस वाक्य में बात किया जा रहा है। जिसके बारे में बात किया जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो मोहन के बारे में बात किया जा रहा है तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, मोहन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और मोहन किसी लड़के का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और मैंने ऊपर बताया यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मोहन के पास लिंकिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो मोहन इज, अब मोहन क्या है, एक आलसी लड़का, किसका क्या हो जाएगा, मोहन इज अ लेजी बॉय। तो देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉलो कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज एम आर में से किसका प्रयोग कर लिया, इज का प्रयोग कर लिया, और इन द एंड जो अदर वर्ड हमने अदर वर्ड का प्रयोग यहाँ पर कर लिया है। तो ये रहा ट्रांसलेशन इस दिए गए वाक्य का अफर्मेटिव सेंटेंस का। चलिए कुछ और अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वह कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो ये हमारे पास एक और वाक्य है कि वह कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि ये टेंस कौन सा है, दिए गए वाक्य का टेंस कौन सा है। तो लास्ट में क्या आ गया है आ गया है। जब है आ गया है तो है, हूं, हो आने पे कौन सा टेंस होता है, पीटी मतलब प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया है पहली चीज। अब दूसरी चीज हमको फाइंड आउट करना है कि यह सेंटेंस कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम फिर से आ गया, हिंदी का वाक्य तो पूर्ण विराम देखेंगे तो पूर्ण विराम आ गया है और इसमें नहीं शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है। इसका मतलब इसका सेंटेंस क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात कह सकते हैं कि इस दिए गए वाक्य का जो टेंस है वो प्रेजेंट है और जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, क्योंकि यहाँ पर वह के बारे में बात किया जा रहा है। तो वह इंग्लिश क्या होती है, ही भी होती है, सी भी होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि लड़का है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या जाएगा, ही। अब यहाँ पर ही आ गया है तो मैंने बताया ही आने पर हम लोग सब हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, पर लिंकिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा इज, ही इज। अब क्या बोला जा रहा है, वह है, क्या है, कक्षा का सबसे अच्छा लड़का, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, कहाँ, कक्षा का, ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन इफ गिवन सेंटेंस का। तो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेट करने आ गया होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस।
विच इज नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए बाकी चीजों को यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास अगला जो टाइप है प्रेजेंट टेंस में वो है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको क्या बोला जाता है, नकारात्मक वाक्य। तो जब नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम अथवा आर का। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली नेगेटिव वर्ड भी आएगा। तो नेगेटिव वर्ड क्या आ जाएगा, नॉट होगा, और कभी नहीं का प्रयोग किया जाएगा तो नेवर लिख लेंगे, नॉट या नेवर। मैं यहाँ पर नॉट लिखता हूँ, वाक्य के अनुसार हम लोग नॉट को चेंज कर देंगे नेवर से। तो अंत में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स और इन देन फुल स्टॉप। तो ये हमको स्ट्रक्चर मिल गया है नेगेटिव सेंटेंस का। अर्थात जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर को नेगेटिव होने की वजह से नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में जो अदर वर्ड जो दूसरे बचे शब्द होंगे उनको ट्रांसलेट करके लिख दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कैसे पहचानेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। जैसे कि हम लोग सेंटेंस लेते हैं, वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। ये हमारा सेंटेंस है, वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। फिर सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो टेंस है आया हुआ है। तो है आने पर ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। पहली चीज देखिए, जब भी हम लोग कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करते हैं, फिर यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करते हैं हमको दो चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए पहली चीज हमको यह आना चाहिए कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है, ये होती है पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है, जब टेंस पहचान लें तो टेंस को पहचानने के बाद हमको यह पहचानना चाहिए कि वाक्य का सेंटेंस कौन सा है। उसके बाद हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने टेंस पहचाना कि यहाँ पर है का प्रयोग किया गया है, इसका टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। टेंस क्या हो गया, इसका प्रेजेंट टेंस हो गया है। और इसके सेंटेंस की बात करेंगे तो पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने जब पीछे बताया कि पूर्ण विराम का प्रयोग होने पर वाक्य या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पर हम देखेंगे किसका प्रयोग किया गया है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। और नहीं शब्द के प्रयोग होने की वजह से इसका टेंस क्या बन जाएगा, और इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस होने पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह है, क्योंकि यहाँ पर ईमानदार व्यक्ति कौन है, आंसर क्या मिलेगा, ही के बारे में बात, वह के बारे में बात किया गया है। और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। और ही के साथ हमारे पास अब इज एम आर में फिर किसका प्रयोग करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया कि ही सब्जेक्ट होने पर हमारे पास लिंकिंग वर्ड किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा इज। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ नहीं का प्रयोग किया गया है, और नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, इज नॉट। अब क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति, किसका क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये हो गया इस दिए गए वाक्य का ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यह गाय काली नहीं है, यह गाय काली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वापस से बहुत इजी सेंटेंस है, और हमारा जो भी वाक्य होगा बहुत ही इजी होगा, बहुत ही ट्रांसलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान होता है। यदि हमको
रूल्स पता हो, अगर हमको पहचानने का तरीका पता है, वर्ड मीनिंग याद हो, तो ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हम लोग उसको डिफिकल्ट खुद से बना देते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड मीनिंग हमको याद नहीं होता, वर्ड मीनिंग ना याद होने की वजह से, वोकैब ना होने की वजह से हमको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होता है। तो ये रहा हमारा अगला वाक्य। इस वाक्य में देखेंगे वापस से है का प्रयोग किया गया है, तो इसका टेंस क्या जाएगा, प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है किसके साथ, नहीं के पास, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या जाएगा, यह इंग्लिश जाएगी दिस। अब दिस के साथ ही दिस यह होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ही क्या यूज करना है, इज करना है, दिस इज। अब क्या लिखना है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंग्लिश नॉट। दिस इज नॉट क्या नहीं है, काली गाय, दिस इज नॉट। एक मिनट यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर यह गाय, गाय दिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दिस के बाद हमको लिखना होगा काउ। दिस काउ इज नॉट ब्लैक, दिस काउ इज नॉट ब्लैक। देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैंने भी जो चीज लिख रहा था उसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि दिस होता है, दिस का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। दिस का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ किया जाता है, और दिस का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस जो लिखा गया है, यह गाय काली नहीं है, तो अब मैंने यहाँ पर जैसे काउ को रिमूव किया, कि जो दिस बन गया था, दिस हो गया था प्रोनाउन, क्योंकि जब भी दिस अकेले प्रयोग किया जाएगा, दिस दैट दीज दोज, ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन कब प्रोनाउन होंगे, कब एडजेक्टिव होंगे, जब ये अकेले लिखे जाते हैं तब तो ये प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनके साथ। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा क्या होगा, अगला सेंटेंस हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और इनके अंत में सिंबल आता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैंने एक प्लेलिस्ट है सेंटेंस की, वहां पर पूरा सेंटेंस के टाइप को बताया हुआ है, और कौन कौन से वाक्य होते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है, उसकी पूरी डिटेल वहां पर है। यहाँ पर कुछ चीजें को रिकॉल कर देता हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस या नो टाइप, यस नो टाइप, और एक होता है WH टाइप। तो बात करते हैं यस या नो टाइप, क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन करना है तो हमको हिंदी में भी वाक्य को पहचानने आना चाहिए कि ये वाक्य जो है, गिवन वाक्य जो है, गिवन सेंटेंस है, वो किस टाइप का है, कौन सा सेंटेंस है, ये हमको पहचानने आना चाहिए। तो देखिए, जब बात करेंगे यस नो टाइप की हिंदी में, तो जब भी हिंदी का कोई वाक्य किससे प्रारंभ हो जाए, उसका प्रारंभ हो जाए क्या से, और इसके अंत में क्या आ जाए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में किस टाइप का, यस नो टाइप या WH टाइप। यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ होगा तो बोलेंगे यस नो टाइप, और उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। लेकिन जब बात करेंगे WH टाइप की, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस प्रकार से, इनका प्रयोग कहाँ पर हो जाए, वाक्य के बीच में हो जाए, उनका उत्तर यस या नो में देना संभव न हो, तो उनको बोला जाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बात होगी सेंटेंस की। अब जब ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो जो यस नो टाइप होता है, जब इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा इज एंड आर का। उसके बाद क्या लिखेंगे, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को, और अंत में लिख देंगे अदर वर्ड्स, और लास्ट मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट टाइप, या फिर जिसको यस नो टाइप करते हैं उस सेंटेंस की। अगर बात करें WH टाइप की, तो WH टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद लिखा जाएगा इज एंड या आर, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, आगे लिखेंगे अदर वर्ड, और इन द एंड क्वेश्चन
मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है WH टाइप के वाक्यों के लिए। तो चलिए इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, कुछ वाक्यों को लेते हैं, जैसे कि लिखें, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई ईमानदार है, ईमानदार है। तो क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये वाक्य हमारे पास है, इस वाक्य को देखेंगे तो इस वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव, ज्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन मार्क लग गया, फिर से बोल देंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में किस टाइप का उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो हिंदी का वाक्य है इसके प्रारंभ में क्या प्रयोग किया गया है, क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, और अगर इसको उसके वाक्य का उत्तर देना हो तो इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ मेरा भाई ईमानदार है या मेरा भाई ईमानदार नहीं है। तो यस या नो, हाँ या ना में बोला जा सकता है इसका उत्तर। तो दैट इज वाई ये किस टाइप का हो गया है, यस नो टाइप का हो गया है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, इज एम या आर में से कोई एक। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई की इंग्लिश होती है योर ब्रदर। तो योर ब्रदर में जो नाउन ब्रदर है वो सिंगुलर है। जब वो सिंगुलर है अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा हो जाएगा इज। और क्या क्या लिखना है हमने, इसमें तो इज लिख लिया, लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, इसकी इंग्लिश क्या आ जाएगी, योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। अब क्या बचा है, ईमानदार, इज योर ब्रदर ऑनेस्ट, इज योर ब्रदर ऑनेस्ट। ये रहा ट्रांसलेशन इस दिए गए वाक्य का। इसलिए चलिए एक एग्जांपल सेकंड टाइप को लेते हैं, WH टाइप का, जो क्या होता है, एग्जांपल ले लें कि तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो सेंटेंस है यहाँ भी वाक्य के अंत में क्या गया है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हूं का प्रयोग किया गया है। तो डेफिनेटली ये टेंस क्या हो गया है, प्रेजेंट टेंस। और क्वेश्चन वर्ड कहां पर आ गया है, वाक्य के बीच में। तो ये किस टाइप हो गया है, WH टाइप का हो गया है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और यहाँ पर लिंकिंग और क्या आएगा, इज एम आर में से हम लोग प्रयोग करेंगे आर का, वाई आर। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, वाई आर यू, उदास, उदास इंग्लिश होती है सैड। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन इस गिवन सेंटेंस का। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने यह जान लिया कि वर्ब बी के रूप क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब बी के मूल रूप होते हैं इज एम आर, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसको आज हमने स्ट्रक्चर की सहायता से और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पर सीख लिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आगे मिलते हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स के साथ, कुछ नियमों के साथ और ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।